वेलकम टू इंटेलेक्टिव केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू किए थे और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, जैसे डेंसिटी वगैरह सब देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे चलते हैं और ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th, नीट, जेईई मेंस, इन सभी एग्ज़ामों में और कुछ अदर एग्जामिनेशंस भी होते हैं जिनमें इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होते हैं, क्या इनका इफेक्ट पड़ता है मेटल्स के आसपास प्रेजेंट एटम क्या, और इनका क्या रोल है इनकी प्रॉपर्टी डिसाइड करने में, ये सब हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सफर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द न्यूक्लियस एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम में आपको पता होगा कि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके वो बहुत सारे फोर्स एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि अदर इलेक्ट्रॉन जो इनर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उनका रिपल्सन फोर्स, न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसकी तरफ से अट्रैक्शन का फोर्स। तो ये जो फोर्स होते हैं इन्हीं को हमको देखना है कि क्या इफेक्ट डालते हैं। So the decrease in the force of attraction on the valence electron due to the inner shell electron is called the screening effect or the shielding effect. That is, total repulsive force is called the shielding effect. आई बात समझ में? तो न्यूक्लियस के द्वारा जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगाया जाता है उस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, अब इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस और वहीं पे इलेक्ट्रॉन जो इनर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो उनको डिक्रीज़ करता है उसको बाय रिपल्सिव फोर्स से। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में, तो टोटल अगर हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो जो टोटल रिपल्सिव फोर्स लगता है इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। आई बात समझ में? सो ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus, that is total attraction force experienced by the valence shell electron is called the Z effective. Z effective को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है उसमें से हम टोटल इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर प्रेजेंट है इनर शेल ऑर्बिटल में, वो उसका रिपल्सिव फोर्स निकाल देते हैं। उसके बाद जो हमें मतलब कि टोटल एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन वो फील करता है उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बाय टर्म भी एक क्लियर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देयर इज अ रिडक्शन इन द न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, रिड्यूस द नंबर न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो डिक्रीज होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ न्यूक्लियर चार्ज इज Z देन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज Z माइनस सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे क्या है? सिग्मा हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जो कि हमारा शील्डिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल सकते हैं, जो हमारा इनर शेल ऑर्बिटल की वजह से आ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है Z में से हम सिग्मा को माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव। आई बात समझ में? तो ये निकालने का एक तरीका होता है कि हम Z इफेक्टिव किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, किसी भी एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनकी ऑर्बिट डिफाइंड है, आउटर शेल है, पेनल्टीमेट शेल है, इनर पेनल्टीमेट शेल है, ये सारी चीज़ों को डिफाइन करना पड़ता है। तो हम वहाँ पे कैसे निकालते हैं वो दिया था स्लैटर ने। तो उन्होंने एक रूल दिया था स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्लैटर रूल टू नो द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोला इन्होंने? पहला पॉइंट इन्होंने बोला, स्क्रीनिंग इफेक्ट of one electron of the 1s orbital is 0.30। पहले ऑर्बिटल जो s का ऑर्बिटल होता है जस्ट न्यूक्लियस के बाद, उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो होता है 0.30। आई बात समझ में? ये सिर्फ दो ही में एक्टिवेट होगा, हाइड्रोजन और हीलियम में। हाइड्रोजन में तो खुद एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर बहुत उतना बात नहीं करेंगे। हीलियम में हम बात करेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे हम बात करेंगे एक S में प्रेजेंट है, दूसरा भी जो उसको शील्ड करेगा वो भी S में ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू आती है वो 0.30 होता है, और जो कि Z जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हीलियम का 2 होता है। तो 2 में से 0.30 निकालते हैं तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो होता है 1.70। उसी तरह से स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ NS एंड NP आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 0.30।
0.35। क्या बोला इन्होंने, जो भी NS मतलब सबसे आउटर ऑर्बिट में वो 3s 3p हो सकता है, 2s 2p हो सकता है, जो भी सबसे बाहर प्रेजेंट होता है s और p दोनों का 0.3035 होता है, 0.35 होता है जो भी इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं उन सभी का। आई बात समझ में। सो द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-1 पेनल्टीमेट ऑर्बिट, मतलब अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 - 1 3 में s p d जो भी होंगे उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है उसमें होता है 0.85। ठीक है, इसमें कितना आएगा 0.85। उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-2 एंड बिलो ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s p d f इज 1। n-2 के बाद n-2 से शुरू होकर n-3 n-4 जितने भी ऑर्बिट प्रेजेंट होंगे उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनकी शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू, उनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू 1 होती है। तो ये याद रखना है, ये वैल्यू याद रहेंगे तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, नीट में और जेईई मेंस में तो ये अक्सर ही पूछे जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए। आई बात समझ में। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिथियम का लेते हैं। लिथियम में बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s1। ठीक है, Z की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी तो Z इफेक्टिव निकालेंगे Z माइनस सिग्मा। अब सिग्मा हमें कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द स्लैटर्स रूल। सो व्हाट स्लैटर्स रूल से Z इफेक्टिव ऑन 2s1 इलेक्ट्रॉन, मतलब अब इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जो कि 1s में प्रेजेंट हैं और वो शील्ड करेंगे न्यूक्लियर चार्ज को वहाँ से उसको रिपेल करने के लिए। आई बात समझ में। चलिए अब हम शील्डिंग कांस्टेंट जो हम यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू तो हमने बताया पहले इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जिस पे हमें निकालना है उसके बाद जो भी प्रेजेंट होंगे उसको n-1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 है और ये 1 है तो n-1 हो गया। n-1 में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसकी वैल्यू जो होती है वो 0.85 होता है। अब 0.85 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा हमको 1.70। इसको हम माइनस कर देते हैं 3 में से एंड यू विल गेटिंग 1.30, that is the effective nuclear charge and the electron present in the 2s orbital। उसी तरह से पोटेशियम Z19, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2881 इस तरह से होता है। हमको इस वैल्यू पे निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन पे। तो आइए देखते हैं। तो n-1 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ पे n-1 में 8 प्रेजेंट है तो 8 है, इसकी वैल्यू 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा। n-2 में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 10 × 1 + 8 × 0.85 इट्स ऑल टोटल वैल्यू इज 16.8। इसको हम माइनस कर देते हैं 19 में से जो कि Z की वैल्यू होती है फॉर पोटेशियम और हमको मिल जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज 2.2। इसी तरह से हम किसी भी एटम के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन जो उसके वहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल प्रेजेंट है या इनर ऑर्बिट जिसमें हम निकालना चाहते हैं उस पर हम आसानी से निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी की। ये प्रॉपर्टी हमने निकाल लिया, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ये निकाल लिया। अब पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या होता है ये देख लेते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। So for normal or representative element in the period nuclear charge increases by +1 while orbit remains same। जबकि यहाँ पे ऑर्बिट सेम होता है तब भी यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 1 से बढ़ जाता है। इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द आउटर मोस्ट शेल एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 0.35। सो बाय इंक्रीजिंग 1 न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव इंक्रीज्ड बाय 0.65, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो 0.35 होता है, उसमें से माइनस कर देंगे तो इफेक्टिवली हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना हो रहा है 0.65, क्योंकि उसकी रिपल्सन को भी वहाँ से निगेटिव करेंगे। दैट्स वाई इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बाय 0.65 एंड हेंस द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज कंसिडरेबली। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और उसकी साइज डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उस ऑर्बिट को न्यूक्लियस उतना अधिक अमाउंट में उसको अट्रैक्ट करके रखेगा। आगे बात समझ में। इन ट्रांजिशन सीरीज जेड इंक्रीजेज बाय +1 बट स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज बाय 0.85।
So Z effective is 0.15 only because the electron enters in n-1 orbit which has the value of sigma 0.85। यहाँ पे हम 0.85 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो कितना है, वो तो हमारा 4s है, 4s1 या 4s2। लेकिन जब हम n-1 3D में डालते हैं तो 3 का वैल्यू क्या होता है, n-1 की वैल्यू में हमारा 0.85 होगा। तो 1 में से हम 0.85 माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ओनली 0.15। तो यहाँ पे क्या होगा, साइज़ उतनी इफेक्टिवली डिक्रीज नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा या ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट होता है। सो इन ट्रांजिशन सीरीज जेड इफेक्टिव इंक्रीज बाय वेरी लेस अमाउंट, दैट इज वाई बाय 0.15 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड हेंस द एटॉमिक साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन सीरीज में जो साइज होते हैं वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, क्यों, टेल मी द आंसर। तो इस तरह से आप बता पाएंगे कि वहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, उतनी इफेक्टिवली नहीं बढ़ता, इस ऑलमोस्ट वेरी लेस अमाउंट में होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, उसकी साइज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। एग्जांपल देख लीजिए आप यहाँ पे, जेड इफेक्टिव स्कैंडियम का 3.0 है, टाइटेनियम का 3.15 है, वेनेडियम का 3.30 है, क्रोमियम का 2.95 है, मैंगनीज का 3.60 है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में बढ़ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में सेम होते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए आपको सेम जेड इफेक्टिव मिलेगा, जो कि उसी सेम इलेक्ट्रॉन पे है, ऑर्बिट बढ़ रहा है लेकिन वहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन में नंबर सेम है इलेक्ट्रॉन का। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस and it is very difficult to measure the atomic radius because the isolation of single atom is very difficult. There is no well defined boundary for the atom. For the probability of finding the electron is 0 only at infinity. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो एवरेज डिस्टेंस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच में होता है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमारा ये हो गया, तो ये एक तरफ का जो एवरेज डिस्टेंस मिलता है इसी को हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस। और ये निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसको मेज़र करने के लिए सिंगल एटम को आइसोलेट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और निकाल भी लिया तो वहाँ पे किसी भी एटम में ऑर्बिटल का जो शेप है उसकी परमानेंट बाउंड्री, वेल डिफाइंड बाउंड्री होती नहीं, तो इसलिए वहाँ पे निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की होती है इनफिनाइट पे 0 के टाइप बराबर होती है, इसलिए ये कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो द मोर एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस इज व्हाट, क्या है वहाँ पे। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट बता रहे हैं, हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इन अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर एक एटम हमारा ये है, दूसरा एटम हमारा ये है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में जो हमारा डिस्टेंस बचता है इसका हाफ कर देते हैं, दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस। उसका आधा करेंगे तो हमारा क्या होता है वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, क्योंकि वो अल्टीमेटली हाफ करने पे एक का रेडियस मिल जाता है। एंड दिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज ऑल्सो नोन बाय द बॉन्ड लेंथ, नोन एज द बॉन्ड लेंथ। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड बाय विच टू एटम कंबाइंस। अब जाहिर सी बात है, बॉन्ड उनके बीच में बन रहा है तो किस तरह का बॉन्ड बन रहा है वो डिफाइन करेगा कि इनके बीच का रेडियस कितना होगा और वो एटम कितने बड़े होंगे। सो बेस्ड ऑन द केमिकल बॉन्ड एटॉमिक रेडियस इज डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरी। बॉन्ड पे डिपेंड होकर यहाँ पे 4 कैटेगरी में एटॉमिक रेडियस को बांटा गया है, और वो कौन कौन से हैं, कोवैलेंट रेडियस है, आयनिक रेडियस है, मेटालिक रेडियस है और वॉन डेर वाल रेडियस है। एक एक करके हम सबके बारे में देख लेते हैं। सो व्हाट इज कोवैलेंट रेडियस, CBCR, सिंगल बॉन्डेड कोवैलेंट रेडियस, सॉरी SBCR। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज मिनिमम इन दिस केस। यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है और जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो यहाँ पे मिनिमम मिलता है, सबसे छोटी रेडियस आपको मिलेगी यहाँ पे।
कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू सिंगली बॉन्डेड होमो एटम्स। सिंगली बॉन्डेड होमो एटम्स के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसका हाफ करने पे हमें जो रेडियस मिलता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। सो द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द AA जो हम A2 मॉलिक्यूल में ले रहे हैं दैट इज द DAA एंड द कोवेलेंट रेडियस इज RA, देन DAA इज इक्वल टू RA प्लस RA मीन्स RA इज इक्वल टू DAA अपॉन 2। हाफ कर दिया हमने इसका, तो ये हमको मिल जाता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ इज इक्वल टू द एटॉमिक रेडियस, दैट इज द कोवेलेंट रेडियस। फॉर एग्जाम्पल इन क्लोरीन मॉलिक्यूल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज 1.98 एंगस्ट्रॉम। सो रेडियस यहाँ पे जो हमको मिलता है 0.99 एंगस्ट्रॉम का मिलता है। वहीं पे हम SbCr ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन एलिमेंट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग H2O2 N2H4 C2H6 रेस्पेक्टिवली। इस तरह से भी हम वहाँ पे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, केस 1। अब यहाँ पे केसेस देखते हैं एटॉमिक रेडियस कोवेलेंट में कि होमो एटॉमिक भी हो सकता है, हेट्रो एटॉमिक भी हो सकता है। सो फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विथ लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब कि वो ऑलमोस्ट कंपैरेबली सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के होंगे। सो AB मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज ऑफ A एंड B आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। फॉर एग्जाम्पल कार्बन आयोडाइड CI का जो बॉन्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का है, वहाँ पे हम बात कर रहे हैं। दूसरा केस जो हमारा बनता है वो है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। यहाँ पे क्या होता है, इफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज AB हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देन एक्चुअल बॉन्ड लेंथ विल बी रिड्यूस्ड। अब एक्चुअल में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। As per the Shoemaker and Stevenson law, the reduction in bond length depend on the difference in the electronegativity of that particular atom। किस मैनर में, एक फॉर्मूला इन्होंने दिया DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू XA इंटू XB। XA SB क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B है। तो यहाँ से हम उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसका हाफ करेंगे तो हमको कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। वहीं दूसरा जो हमारा रेडियस आता है वो आयनिक रेडियस है। आयनिक रेडियस में आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो पहला हम यहाँ पे देख रहे हैं कटायनिक रेडियस। आइए, व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट्स इनटू द कटायन दैट इज पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। सो कटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस बिकॉज आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस बट नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम। प्लस चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, अब प्लस चार्ज जो वहाँ पे प्रोटॉन का है वो आ जा रहा है। इसलिए अभी न्यूट्रल था, प्लस चार्ज माइनस चार्ज बराबर था, तो ये प्लस चार्ज शो कर रहा है कि वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा दैट मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लीडिंग दैट। वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो प्लस चार्ज डोनेट कर रहा है कि 2 प्लस चार्ज है 2 प्रोटॉन ज़्यादा है, उतना 3 प्लस चार्ज है 3 प्रोटॉन ज़्यादा है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और कितना प्रोटॉन वहाँ पे लीड कर रहा है। आई बात समझ में। सो ड्यू टू द जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज हेंस द इलेक्ट्रॉन पुल्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट हमारा कम होता जाता है और वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पे वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को न्यूक्लियस उतना ही अधिक इफेक्टिव अमाउंट से उसको अट्रैक्ट करेगा और उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा, अपनी तरफ पुल डाउन करेगा। इसी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है वहाँ पे। मोर ओवर आफ्टर लूजिंग द ऑल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल पेनल्टीमेट शेल बिकम्स द अल्टीमेट शेल विच इज़ नियरर टू द न्यूक्लियस, सो साइज डिक्रीजेज। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और दोनों लूज कर देते हैं तो पेनल्टीमेट सेल जो हमारा इनर ऑर्बिटल था, फर्स्ट इनर ऑर्बिटल, वो हमारा अब हो जाएगा अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट ऑर्बिटल। अब ये उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस के क्लोजर है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली उसका साइज डिक्रीज हो जाता है। सो द साइज ऑफ द कटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और द जेड इफेक्टिव। दोनों केसेस में चार्ज जितना बड़ा होगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी, या फिर उसका जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा साइज उतनी छोटी होगी उस पर्टिकुलर कटायन की। फॉर एग्जांपल Fe, Fe2+ एंड Fe3+। Fe3+ की साइज सबसे छोटी होगी, वहीं Fe जो न्यूट्रल में है उसकी साइज सबसे बड़ी होगी।
वही लेड की बात करते हैं Pb2+ एंड Pb4+ में 4+ की साइज़ छोटी होगी, क्योंकि ऊपर हमने एक रिलेशन दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा उस पर्टिकुलर कटायन का साइज़ उतना छोटा होगा। ठीक है, पर्टिकुलर एग्जांपल आप वहाँ पे देख सकते हैं Mn7+, 5+, 3+ एंड न्यूट्रल। यहाँ पे आप 7+ का साइज सबसे छोटा दे रहे हैं, क्योंकि ये अपने आउटर ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है और इसकी साइज सबसे छोटी हो चुकी है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा जो रेडियस है वो है एनायनिक रेडियस। व्हेन न्यूट्रल एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट्स इनटू द एनायन दैट इज द नेगेटिवली चार्ज। Now this negative charge showing that number of electrons leading over the proton. Okay, so the anionic radius is always greater than the atomic radius because in an anion electron are more than the proton, so effective nuclear charge reduces and the inter-electronic repulsion increases, which also increases the screening effect. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिक्रीज हो रहा है। सो मतलब वो तो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो उसके कंपैरिजन में वो कम हो गया है। सो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेज एंड द साइज ऑफ द एनायन ऑल्सो इंक्रीजेज। आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया ड्यू टू द रिपल्सन, तो वहाँ पे साइज बड़ी हो गई। सो साइज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अब हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो उनमें हम साइज़ को कैसे डिफाइन कर पाएंगे, उसका भी एक तरीका है। देखिए, दोज स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज फॉर्म्स द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज कुछ भी हो, डजेंट मैटर। सो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। कैसे होगा? माइनस चार्ज में है उसकी साइज बड़ी होगी, अब माइनस में भी नंबर ऑफ माइनस कितने ज़्यादा हैं वो सबसे बड़ा होगा। उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है तो वो छोटा तो होगा ही, लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी साइज उतना ही छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर में 2- है, क्लोरीन में 1- है, आर्गन में न्यूट्रल है, पोटेशियम +1 है, कैल्शियम 2+ है। चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे साइज छोटी हो रही है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट हमारा है मेटालिक रेडियस। क्या होते हैं ये? हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटालिक एटम इन क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर। क्रिस्टल लैटिस में दो एडजेसेंट मेटल के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ इज नोन एज द मेटालिक रेडियस। नाउ देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सो मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस। चूंकि यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, दे आर जस्ट सिटिंग बिसाइड ईच अदर, एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, टच कर रहे हैं बाउंड्री को, बट देयर is no overlapping between the atomic orbitals. So metallic radius is greater than the covalent radius. So metallic radius is inversely proportional to the metallic bond strength. ठीक है? So more the metallic radius, loose will be the crystal packing, less bond strength, body centered packing होगा। यहाँ पे एक मैंने सीरीज में लिखा हुआ है कि metallic radius बड़ा होगा तो क्रिस्टल पैकिंग जो होती है थोड़ा लूज होगा और उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ छोटी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। बॉडी सेंटर्ड पैकिंग हमारा होगा BCC का जो पैकिंग होती है, वही मेटालिक रेडियस छोटा हुआ तो क्रिस्टल पैकिंग टाइट होगा, दैट इज द FCC, एंड हाई विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहाँ पे HCP की होती है। आगे बात समझ में चलिए। नेक्स्ट हमारा है वॉन्डर वॉल्स रेडियस। वॉन्डर वॉल्स रेडियस क्या होता है? दोज एटम्स लाइक नोबल गैसेज which are not bonded with each other experiences a weak attractive force to come nearer। ऐसे एटम जो कि नोबल गैसेस होते हैं, जो कि उनका आउटर ऑर्बिट फिल होता है, कंप्लीट होता है और वो बॉन्ड नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं आपस में बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्स को फील करते हैं कि एक दूसरे के क्लोज आने के लिए, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं क्या? वॉन्डर वॉल फोर्स। And the half of the distance between the nuclei of the adjacently placed atom in solid state of a noble gas is van der Waals radius। चूँकि ये पास तो आते नहीं हैं, बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्स इनके ऊपर लगता है जो कि van der Waals फोर्स होता है।
अगर ऐसे एटम्स को हम साइड बाय साइड एडजेसेंट प्लेस करते हैं और उनके बीच में हम डिस्टेंस लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ करते हैं, तो हमको जो रेडियस मिलता है दैट इज़ द वैन डर वाल रेडियस. सो वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस. नाउ इनर्ट गैस हैव ओनली द वैन डर वाल रेडियस. चूँकि ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल रेडियस का ही हम बात करेंगे जो कि इनर्ट गैसेस में होता है. इन मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल्स सॉलिड बोथ कोवेलेंट एंड वैन डर वाल रेडियस एग्जिस्ट. जो नॉन मेटल सॉलिड होते हैं उनमें वैन डर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस दोनों प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पे एक सीरीज हमने लिखी हुई है कि रेडियस में कौन छोटा कौन बड़ा होता है. सो वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस एंड मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस. अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है. वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट इन इनर्ट गैसेस. ये भी बात आ गया कि किसी भी नोबल गैसेस में एटम का वेट या फिर मॉलिक्यूल का वेट जितना ज़्यादा होगा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है. सो इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैन डर वाल रेडियस डिक्रीजेज. लेफ्ट टू राइट जाने पे वैन डर वाल रेडियस डिक्रीज करता है. आइए देखते हैं कैसे. सो वैन डर वाल रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2 टाइम ऑफ कोवेलेंट रेडियस. आइए दिखाते हैं. यहाँ पे हमने लिखा हुआ एक एटम लिया हुआ, दो एडजेसेंटली प्लेस्ड, तो 180 ppm पिकोमीटर आपको जो दिख रहा है दैट इज द कोवेलेंट रेडियस. वैन डर वाल रेडियस इज एग्जैक्टली डबल मीन्स 360 पिकोमीटर दैट इज द वैन डर वाल रेडियस. आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेट किया हुआ इसके हाफ से ये हमारा क्या होता है कोवेलेंट रेडियस. अब पूरा हमने यहाँ पे ले लिया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये होता है हमारा वैन डर वाल रेडियस. आगे बात समझ में. सो इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट्स वैल्यू इंक्रीजेज. जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो वैन डर वाल रेडियस का वैल्यू बढ़ता है ग्रुप में. अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखे हुए नीचे. लिथियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो वहाँ पे लिथियम में देखिए एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा है. फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन साइज डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स. डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जा रहा है. ठीक. एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस भी उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिपल्सन होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो साइज बढ़ जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज. ये हमने अभी डिस्कस किया है एनायनिक रेडियस में कि चार्ज निगेटिव जितना बड़ा होगा उसकी एटॉमिक साइज उतनी बड़ी होगी. वही चार्ज पॉजिटिव में अगर हम बात करते हैं तो जितना बड़ा होगा रेडियस उतना छोटा होगा. लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज. मैग्नीज सबसे बड़ा है, उसके बाद मैग्नीज 2+ है, 3+ है, 4+ है, बाद में 5+, 6+, 7+ तक जाता है. तो 7+7 नंबर ज़्यादा बड़ा है लेकिन उसकी साइज उतना ही छोटा होगा. सबसे छोटा Mn7+ होता है. चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर जितना बड़ा होगा मतलब 1 2 3 मतलब 3 बॉन्ड होंगे तो उसकी साइज़ उतनी छोटी होगी. तो यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करते हैं. नाइट्रोजन विथ सिंगल एटम सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन साइज देन द नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इज ऑल्सो ग्रेटर देन द नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा. ओके. अब देखते हैं पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज. पीरियोडिक वेरिएशंस कैसे हो रहा है. अक्रॉस अ पीरियड इट डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज. अभी हम लोगों ने देख लिया जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज वहाँ बढ़ता है उसकी साइज डिक्रीज करता जाता है. और वहीं ग्रुप की बात करते हैं इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एज अ नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज. जैसे जैसे वहाँ पे नंबर ऑफ शेल बढ़ता है वहाँ पे क्या होता है उसका
साइज़ जो होता है वो बड़ा होता जाता है। फॉर एग्जांपल लिथियम से शुरू करके सीजियम तक साइज़ हर बार बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल हर एक बार नीचे जाने पे बढ़ रहा है। एक्सेप्शन में बात करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट आएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। हम पहला पार्ट लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। यहाँ पे जेड इफेक्टिव बड़ा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, तो यहाँ पर साइज़ थोड़ी छोटी होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल की, तो यहाँ पे जो हमारा जेड इफेक्टिव होता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर होता है, यहाँ से साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। वहीं अगर हम कॉपर और जिंक की बात करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट लीड करता है जेड इफेक्टिव से, तो जेड इफेक्टिव से स्क्रीनिंग इफेक्ट लीड कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे साइज़ बड़ी होती है। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या होगा इन 10 एलिमेंट में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। पहला पार्ट स्कैंडियम सबसे बड़ा है टाइटेनियम से, वेनेडियम से बड़ा है टाइटेनियम से बड़ा है, क्रोमियम से बड़ा है वेनेडियम, लेकिन क्रोमियम और मैग्नीज ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के होते हैं। उसका भी एक अलग फंडा है, वो हम ट्रांजिशन सीरीज जब पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे। अब मैग्नीज बड़ा होता है आयरन, कोबाल्ट और निकल से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों के साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। लेकिन वहीं पे कॉपर और जिंक इस सीरीज में साइज़ सबसे बड़े लेके बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो लीड करता है ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। गॉट इट। अब हम बात करते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या बात करेंगे, ये क्या होते हैं और इनका जो इफेक्ट पड़ता है उसके साइज़ पे, उसके बारे में। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज, क्या होते हैं, n-2 F1 to 14, n-1 S2 P6 D0 और 1, NS n = 6 और 7 हो सकते हैं, NS में 2 होते हैं। तो ये हमारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब F ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n-2 F ऑर्बिटल्स। F ऑर्बिटल जो कि हमारा सेकेंड पेनल्टीमेट सेल है n-2 में एंटर करता है, एंड द म्यूचुअल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लेस। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट इनका जो होता है बहुत ही कम होता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ F ऑर्बिटल। ठीक है, अब न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 in the lanthanide and the actinide, so the atomic size of these elements slightly decrease। अब इनके इंक्रीज का न्यूक्लियर चार्ज 1 से बढ़ता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में, इसी वजह से क्या होता है इनका साइज जो होता है स्लाइटली डिक्रीज करता है, एंड दिस इज नोन एज द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा सा साइज छोटा हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज रेडियाई विल बी 3D, 4D और 5D का बराबर हो जाता है ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सेप्ट द थर्ड बी का। क्या होते हैं थर्ड बी का, वो भी देख लीजिए। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे आता है, क्या होता है ये थर्ड बी में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम में। तो एल्युमिनियम और गैलियम का साइज़ बड़ा मतलब इक्वल हो जाता है, बोरॉन से बड़ा होगा लेकिन एल्युमिनियम और गैलियम का साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। वाइल द एटॉमिक साइज शुड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जबकि नीचे जाने पे साइज़ बढ़ना चाहिए, लेकिन एल्युमिनियम और गैलियम का साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। So the atomic size of the gallium and atomic size of aluminum is equal due to the transition contraction. In transition element, nuclear charge increased by 1, but the electron enters in n-1 d orbital exerts the screening effect। क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा क्योंकि n-1 के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, तो वैल्यू यहाँ पे 0.85 का होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड द न्यूक्लियर चार्ज बाई 85%, वही बोला मैंने। सो जेड इफेक्टिव ऑन इंक्रीजिंग ईच इलेक्ट्रॉन 1 - 0.85 इज इक्वल टू 0.15। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है 0.15 से एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर करने की वजह से। सो द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज इज ओनली 0.15, सो द एटॉमिक साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। इसीलिए क्या होता है एल्युमिनियम और गैलियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है
सिर्फ और सिर्फ 0.15% से बढ़ रहा है। आई बात समझ में। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो यहाँ पे सोडियम आयन, नियॉन और फ्लोराइड आयन, इनके बीच में कंपेयर करते हैं निगेटिव चार्ज के साथ, ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। उसी तरह से निकिल कॉपर जिंक में जिंक बड़ा होगा कॉपर निकिल से। हाइड्रोजन आयन प्लस में, हाइड्रोजन आयन नेगेटिव में और H आयन हाइड्रोजन न्यूट्रल में। तो यहाँ पे भी साइज का वेरिएशन देख लीजिए। एनायनिक रेडिएशन यहाँ पे और कैटायनिक रेडिएशन में जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जिरकोनियम और हॉफनियम में ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यहाँ पे किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल में हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। कोवैलेंट रेडियाई जो न्यूट्रल में होंगे तो कोवैलेंट मेटालिक रेडियाई वहाँ पे आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको मिल जाता है। तो ये होता है हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में कंपैरिजन। तो आज हम लोगों ने दो अच्छे टॉपिक हमने पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, बिजी शेड्यूल की वजह से। कोशिश करूँगा कि टाइम टू टाइम वीडियो पढ़ते रहें और आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर सभी को इसका प्रॉफिट मिल सके, और लोगों तक फैला दीजिए इसको। ओके, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट विल ऑल्सो विल बी द वेरी इंटरेस्टिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।